देखो, भौतिक विज्ञान। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्रकृति जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब उसमें से पहला टॉपिक हम मात्रक पढ़ेंगे। इसे मात्रक, जिसको यूनिट कहते हैं, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। इसे कोई भी राशि मापते हैं, गेहूं, चावल, जैसे गेहूं हो गया तो केजी में मापते हैं, तो उसका एक यूनिट होता है। जैसे गेहूं को अगर लेंगे तो केजी में लेंगे, तो और अगर दूध खरीदना है तो किस में लेंगे, लीटर में। तो सबका अलग अलग मात्रक होता है। जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, तो यही मात्रक है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और ये सातों मूल मात्रक हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। लंबाई को एम से सूचित करते हैं और द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकेंड से, ताप को के से और विद्युत धारा को ए से और ज्योति तीव्रता को सीडी से, पदार्थ का परिमाण को एमओएल से सूचित किया जाता है। एसआई के संपूरक मूल मात्रक 2 हैं। इसमें संपूरक मूल मात्रकों की संख्या 2 होती है, एक समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है। समतल कोण को RAD से सूचित करते हैं और घन कोण को SR से सूचित किया जाता है। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत दिए गए हैं। जैसे ताप का पुराना मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में डिग्री सेल्सियस चल रहा है। आवृत्ति का कंपन प्रति सेकंड था और वर्तमान में हर्ट्ज चल रहा है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक पहले कैंडल शक्ति हुआ करता था और नया मात्रक कैंडेला है। अब देखेंगे समतलीय कोण क्या होता है। समतलीय कोण डी थीटा चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई ds एवं इसकी त्रिज्या r का अनुपात होता है। इसे ये चाप हुआ, ये कॉफी का आकार का जो बना हुआ है, इसको चाप बोलते हैं और चाप को ds से सूचित किया जाता है और इसके कोण को ही डी थीटा बोला जाता है। और डी थीटा इज इक्वल टू ds बाई रेडियन। और ठोस कोण डी पाई चित्रानुसार शीर्ष O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र dA तथा त्रिज्या r के वर्ग का अनुपात होता है, अर्थात डी पाई इज इक्वल टू dA बटा r स्क्वायर होता है। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, तो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है और प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर और 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में पूछेगा तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर और किलोमीटर में अगर पूछेगा तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक बोलते हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर मीटर में बोलेंगे तो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है।
हम लोग एसआई पद्धति जानते हैं, जैसे बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। और कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अग्र होता है एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अग्र होता है। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल्स फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। जिसे हम नीचे से याद करेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। हम एक माइनस वाला याद कर लेंगे, उसके बाद प्लस वाला खुद याद रहेगा। बस डेसी का उल्टा याद रहना चाहिए, डेका। डेसी का उल्टा क्या होता है? डेका। सिर्फ डेसी का 10⁻⁻1 होता है, तो डेका का 10⁻1 हो जाएगा। सेंटी का 10⁻⁻2, तो हेक्टो का 10⁻2 हो जाएगा। मिली का 10⁻⁻3, तो किलो का 10⁻3 हो जाएगा। माइक्रो का 10⁻⁻6, तो मेगा का 10⁻6 हो जाएगा। नैनो का 10⁻⁻9, तो गीगा का 10⁻9 हो जाएगा। पीको का 10⁻12, तो टेरा का 10⁻12 हो जाएगा। फेम्टो का 10⁻15, तो पेटा का 10⁻15 हो जाएगा। एटो का 10⁻18, तो एक्सा का 10⁻18 हो जाएगा। जेप्टो का 10⁻-21, तो जेटा का 10⁻21 हो जाएगा। योक्टो को 10⁻-24, तो योटा का 10⁻24 हो जाएगा। अब नीचे ये बीमाएं दी गई है, बीमा को रटना नहीं है बल्कि इसको समझना है। जैसे किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे वेग का एसआई मात्रक अगर याद है तो हमको बीमाएं खुद याद हो जाएगा, क्योंकि वेग का होता है दूरी बटा समय। वेग का दूरी बटा समय होता है और इसमें एम एल टी बीमाएं किस में रहती है? एम एल टी में। तो वेग का दूरी बटा समय मतलब दूरी को हम लेंथ में नापते हैं और समय को हम टी में मापते हैं। इसमें लेंथ है और यही टी अगर ऊपर चला जाएगा तो एल टी -1 हो जाएगा, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं है। अगर द्रव्यमान नहीं है तो m पर पावर 0 हो जाएगा। m पर पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी राशि पर अगर 0 रहे, अगर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, और l कुछ भी नहीं है तो 1 है। t नीचे है तो t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा इसका। अब देखेंगे विमीय सूत्र क्या होता है। तो वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य का विमीय सूत्र ml² t-2 होता है। अब यहाँ सबका विमीय सूत्र दिया गया है, इसको हम निकालने के लिए सिखा देंगे बाद में। जैसे त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तो इसी से निकल जाएगा विमीय सूत्र। अगला टॉपिक है गति, जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। अब इसमें पहला टॉपिक अदिश राशि है। अदिश राशि पहले समझेंगे कि क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि, ये सब अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशि है। शॉर्ट में इसका ट्रिक हो सकता है कि अदिश राशि अगर जिस भी अक्षर का पहला वर्ड वो से शुरू हो, वो या वो से, उसको हम सदिश राशि बोलेंगे, और वो के अलावा अगर कोई भी शब्द आ रहा है तो उसको हम अदिश राशि बोलेंगे। जैसे सदिश राशि में वेग हो गया सदिश राशि,
वेग में वो है तो वो सदिश राशि का है। विस्थापन में भी पहले वो आ रहा है तो ये सदिश राशि हो जाएगा। बल में भी पहले वो आ रहा है तो ये सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा ये सब में वो नहीं आ रहा है तो ये अदिश राशि होगा। दूरी, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और यह सदैव धनात्मक होती है। तो दूरी सदैव धनात्मक होगी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। विस्थापन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। और विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और यह सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। मतलब विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब देखेंगे चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 होता है। मतलब औसत चाल निकालने का ये फॉर्मूला है, जैसे हम गणित में निकालते हैं 2xy बटा x प्लस y। तो उसी प्रकार इसमें औसत चाल, अगर कोई एक समान दूरी को दो भिन्न भिन्न चालों से तय की जाती है तो उसका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस y। 2x का मतलब हुआ पहला चाल और y का मतलब हुआ दूसरा चाल, मतलब v1 और v2। x हुआ v1 और y हो गया v2। जब वस्तु अपनी यात्रा के आधी समय में v1 चाल से और शेष आधी समय में v2 चाल से चलती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बटा 2 होता है। अब देखेंगे वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है लेकिन वेग सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखेंगे त्वरण। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोला जाता है और यह एक सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है और इसे ही मंदन कहते हैं, इसे ही मंदन कहा जाता है। अब देखेंगे प्रक्षेप गति क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको इंग्लिश में प्रक्षेप गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं और इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है और इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं और यह सदैव परवलयाकार होता है। इसे धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम और तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है और ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है। अगर पूछे कि प्रक्षेप गति एक कैसी गति है तो प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप गति को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज कोण से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। अगर पूछे कि बल्लेबाज को कितना डिग्री कोण पर गेंद को मारना चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक दूरी तय कर ले, मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री पर अगर मारेंगे हम गेंद को तो वो अधिक से अधिक दूरी तय करेगी और अधिक से अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बल्लेबाज को 90 डिग्री कोण पर मारना पड़ेगा।
प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है और प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये पूछे कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति, तो एक वृत्ताकार मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो उसको हम वृत्तीय गति कहेंगे, सर्कुलर मोशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं और यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो अगर एक समान चाल से चल रही हो वृत्तीय गति पर तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। अगर पूछे कि वह कौन सी गति है जिसको त्वरित गति कहते हैं तो वृत्तीय गति को, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है और त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्शतः रैखिकता ऊपर उड़ जाता है। अब देखेंगे कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं और इसे प्रायः ओमेगा से सूचित किया जाता है, जिसको हम W जैसा सूचित करते हैं लिख करके। और अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई मतलब 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि इंटू n मतलब 2 पाई आर एन, यही उसकी रेखीय चाल है। अगर पूछे रेखीय चाल का फॉर्मूला क्या होता है तो 2 पाई आर एन होता है और रेखीय चाल इज इक्वल टू कोणीय चाल इंटू त्रिज्या होता है। रेखीय चाल इज इक्वल टू कोणीय चाल इंटू त्रिज्या होता है। और पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया था तो पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने किए थे। अब देखेंगे न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। और न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। मतलब न्यूटन का प्रथम गति नियम का कहना है कि अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो उसी अवस्था में बना रहेगी, या वह एक समान चाल से चल रही है तो उसी चाल से चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। और प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही गैलीलियो का नियम कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी इसी को कहा जाता है। और जड़त्व का नियम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामा अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। और किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। और बल का परिभाषा ये दिया हुआ है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब देखेंगे जड़त्व के कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जड़त्व के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। इसे ठहरे हुए मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठी यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं और चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। अब देखेंगे संवेग क्या होता है, मोमेंटम।
जिसको हम इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग इज इक्वल टू वेग इंटू द्रव्यमान होता है। और यह एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। अब ये न्यूटन का प्रथम गति नियम समाप्त हो गया। अब देखेंगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वो संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है जब अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगर पूछे कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का परिभाषा, और बल का व्यंजक अगर पूछेगा तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। जैसे किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक है F बराबर kx, जैसे F बराबर ma था तो m हो गया मास और a हो गया एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब द्रव्यमान और एक्सेलरेशन में त्वरण होता है। जहां k स्प्रिंग का बल नियतांक है और स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल का परिमाण स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। यदि स्प्रिंग के बल नियतांक k को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक nk होगा। और प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। अब न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में, ये सब तृतीय गति नियम का उदाहरण है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग, जिसको इम्पल्स कहा जाता है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग इज इक्वल टू